Yes, a very good afternoon to everyone. Can you please confirm audio and video clear so that we should proceed with our today's lecture, that is agriculture current affair from March 11th to 20th. Okay, we have covered the current affair of agriculture from 1st March to 10th March in our previous lecture, which was held in last Saturday. So let's start today. So in this, generally, this 10 days current affair is more relevant towards your descriptive. Okay, so descriptive as well as these agriculture current affair will be very important for your descriptive as well as yours phase 1 examination. Okay, you can extract lot of point and lot of data to write a good answer from here, and these are relevant for your phase 1 as well. phase 1 के लिए तो है ही, but phase 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा essential है. So don't miss these lectures if you want to give NABARD grade A exam, because most of your agriculture and ESI static will cover from there. ठीक है, agriculture related your news and facts, data, most of the thing will be covered from here. So let's start. Okay, so agriculture credit mechanism, this was given in PIB, and this was like, so agriculture credit mechanism is recently increased. ठीक है, after 2014 it is increased drastically. So what are the initiative under this कि आपका credit mechanism जो है क्यों increase हुआ है, specifically to deal with climate change. अब agriculture sector जो है, अब है ना, हम एग्रीकल्चर करंट अफेयर कैसे कवर करेंगे, वी विल कवर अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर स्टैटिक, है ना, साथ साथ, तो ताकि आपकी दोनों चीजों का रिवीजन हो, एग्रीकल्चर स्टैटिक का भी और करंट अफेयर्स का भी. सो दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इज हाईली सस्पेक्टेबल टू योर क्लाइमेट चेंज. ओके, अगर आपका थोड़ा सा भी, इफ देर इज अ फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन है आपकी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, लाइक वीट की हार्वेस्टिंग पे एक मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस, है ना, 20 to 25 degrees Celsius. But if the temperature rise more than this, then what will happen? The crop will not ripen very nicely. If rainfall occur at the time of harvesting, तो क्या होगा, क्रॉप खराब हो जाएगी. तो फार्मर किस में रहेंगे, डिस्ट्रेस में रहेंगे, फार्मर को लॉस होगा, है ना, ही विल नॉट गेट गुड प्रोड्यूस फ्रॉम हिज फील्ड. देन इकोनॉमिक लॉस. अब इकोनॉमिक लॉस होगा, फार्मर की जो कंप्लीट लाइफ साइकिल है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर, कि उसको इनकम वहीं से आती है, एंड दैट थिंग इज डिट्रॉयटेड. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड दिस क्रेडिट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना, प्रीवियसली कुछ सालों से ज्यादा इंक्रीज हुआ है. एंड इन विच थिंग्स, किस किस चीजों में इंक्रीज हुआ है, सो दैट फार्मर्स कैन कॉप अप विद दिस क्लाइमेटिकल चेंज. ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज से कॉप अप कर सके, एंड दे कैन हैव अ गुड फाइनेंसेस फॉर द नेक्स्ट क्रॉप. सो फर्स्ट वन इज योर इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर फार्मर्स इन अफेक्टेड एरिया वाया केसीसी. ठीक है, सो अब एक बार केसीसी के अंडर जो है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन, इट्स एन अ सेंट्रली फंडेड स्कीम. ये सेंट्रली फंडेड स्कीम है आपकी. और किस तरीके के लोन प्रोवाइड होते हैं इसमें, आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन. केसीसी के थ्रू शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन्स. सो दिस केसीसी प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स एंड एट अ सब्सिडाइज्ड रेट. क्या सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट है इन केसीसी, द सब्सिडाइज्ड रेट ऑफ 7%, है ना. जो केसीसी लोन्स मिलते हैं किस सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलते हैं आपको, 7% इंटरेस्ट रेट पे. एंड देयर इज एन प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 1.5%. ठीक है, 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन जो है किसको प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. एंड आफ्टर दैट अ फार्मर, इफ अ फार्मर रिपे हिज लोन ऑन टाइम, अगर एक फार्मर अपना लोन जो है वो टाइमली पे कर देता है, देन ही विल रिसीव अ 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इनिशिएटिव. ठीक है, उसको 3% इंसेंटिव मिल जाता है इंटरेस्ट रेट पे. देन ही हैव टू पे ओनली दिस 4% पर एनम. यस, वेरी गुड. ठीक है, अगर एक फार्मर जो है टाइमली अपना लोन रीपे करता है तो उसको इंसेंटिव मिल जाता है 3% का, कि उसको 3% की छूट मिल जाती है, एंड देन ही हैव टू ओनली पे 4% इंटरेस्ट रेट. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्कीम जिसके अंदर आपका क्रेडिट मैकेनिज्म इंक्रीज हुआ है, दैट इज योर केसीसी. नेक्स्ट एंड वन मोर थिंग, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं. व्हेन दिस केसीसी वाज लॉन्च्ड, कब लॉन्च किया गया था, 1988 में. एंड व्हेन दिस just wait a minute.
And when this KCC was extended to animal fishery, एनिमल फिशरी में कब इसको एक्सटेंड किया गया था? एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी. जस्ट आंसर मी in the comment section. When this was, in which year this KCC scheme was extended to your animal husbandry and fishery? ठीक है, 1988 में लॉन्च किया गया था. और आप मुझे अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको कब एक्सटेंड किया गया था, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्कीम इज सपोर्टिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट थ्रू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, AIF फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. सो व्हाई दिस फंड वाज क्रिएटेड? एज एग्रीकल्चर सेक्टर इज लैकिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेजेस नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉपर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म्स नहीं है. सो फॉर दैट टू इंक्रीज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, गवर्नमेंट हैव लॉन्च दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. एंड व्हेन दिस वाज लॉन्च, कब लॉन्च किया गया था? 2021. Okay, so under this, what was the main aim of this particular scheme? This was launched to reduce the post harvest losses, as we are having very high post harvest losses. इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बट ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टेज बहुत ज़्यादा है. लाइक इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 500 million ton ऑफ फ्रूट्स ना, like mango fruit, if I'm producing this, तो more than 50% get detroited. ठीक है, 250 million ton वो मार्केट से पहले ही डिट्रॉइट हो जाता है. सो और कुछ मार्केट जाने के बाद, बिकॉज हमारे पास स्टोरेज नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, एंड फार्मर इज नॉट अवेयर अबाउट द नो हाउ कि हाउ ही हैव टू डील विद दिस पर्टिकुलर प्रोड्यूस. सो दिस फंड वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज. ये आपसे इसके ऑब्जेक्टिव में, एम में पूछ सकते हैं कि क्यों किया गया था और किस ईयर में ये लॉन्च किया गया था? 2021. सो अब इस स्कीम में है क्या? व्हाट डज दिस स्कीम ऑफर्स? So this scheme offers loan at a 9% इंटरेस्ट रेट. कितने इंटरेस्ट रेट पे ये प्रोवाइड कराते हैं? 9% इंटरेस्ट रेट विद इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%. ठीक है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है अप टू द लोन ऑफ 2 crore टू द एलिजिबल borrowers. Okay, and under this scheme the loans are also provided to set up solar power plants to reduce energy expansion, है ना. Under PM Kusum precision agriculture tool. So what is precision agriculture? When I am using technology to precise my agriculture, that is called as your precision agriculture. In precision agriculture I measure topographic changes. Okay, this is in a spatial and temporal. Just give me a second. So in precision agriculture I am using technology, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टू प्रिसाइज माई एग्रीकल्चर एप्लीकेशन. लाइक आई एम हैविंग 1 hectare ऑफ अ वीट फील्ड, मेरे पास 1 hectare वीट फील्ड है. ओके, एंड आई विल रेगुलरली आई एम अप्लाइंग लाइक 40 kg ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, बट दैट क्रॉप ओनली नीडेड 20 kg. तो विद दिस प्रिसीजन टूल ना, आई विल प्रिसाइज माई एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, वाटर एंड योर न्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, एवरीथिंग गेट प्रिसाइज्ड हेयर कि कितना उसको जरूरत है, दैट टू डिपेंडेंट अपॉन द क्रॉप रिक्वायरमेंट. ओके, और द कंडीशंस at that time. So this is your precision agriculture and organic input. So under this scheme, your tools are provided for solar, setting up of a solar power plants under PM Kusum, precision agriculture and organic input production. Okay, next is your supporting initiative for climate resilient agriculture. As I have told you, एग्रीकल्चर इज हाईली सस्पेक्टेबल टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, है ना. कभी फ्लड आ गई, कभी बारिश नहीं हुई, कभी हार्वेस्टिंग के टाइम में बारिश हो गई. सो इट इज हाईली सस्पेक्टेबल. सो वी आर हैविंग दिस सपोर्टिंग इनिशिएटिव फॉर climate resilient agriculture. So we are having a one plan, that is your national innovations on climate resilient agriculture, that is your NICRA. ये किसके अंडर आता है? Can you tell me? This comes under your NICRA, comes under your ICAR. ठीक है, and this NICRA, what it does, it made plan
and research and development and new technology innovations for under to make our agriculture system climate resilient. ठीक है, and it does not work only for the crops. ये सिर्फ crop के लिए काम नहीं करता, it works for your from your crop to livestock and rural sector as well. ठीक है, ये क्रॉप्स में भी कि कौन सी वेराइटीज कौन से रीजन के लिए सुटेबल है, ठीक है, कौन सी लाइव स्टॉक पॉपुलेशन को हमें कहाँ रखना है, एंड वन मोर थिंग कि इट विल ऑल्सो एनालाइज कि व्हाट टाइप ऑफ अ कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स. ओके, सो it help in your climate resilience and it work on the socio-economic upliftment of dryland regions कि जहाँ पर आपका climate change से ज़्यादा impact हो रहा है उन regions को कैसे uplift किया जाए. So this NICRA works for that and this comes under your ICR. ठीक है, अब उसके बाद क्या है, there are some private players in that also like agri fintech platform like ITC Mars, ये जो है आपके mains में काम आएंगे and this is very important question for your NABARD mains के लिए बहुत important है. Like they can give you a question कि what is the role of agriculture credit for making farmer climate making our agriculture sector in this, so I'm really sorry for that. Okay, so एग्रीकल्चर क्रेडिट मैकेनिज्म पे आपका यहाँ पे मेंस में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट मैकेनिज्म फॉर मेकिंग आवर एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, है ना, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है एंड यू हैव टू राइट डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम हेयर. Next is your there are lot of private player as well like your ITC Mars. This works for your agriculture sector, technological driven agriculture sector है and they are working towards making more technology, use of technology in agriculture and they are providing loan and other equipments to the farmer if the farmer is having Kisan credit card. Okay, so उसके basis पर ये प्रोवाइड करा रहे. नेक्स्ट इज योर कस्टमाइज्ड क्लाइमेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स. सो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर विच आर रिलेटेड टू योर क्लाइमेट change and this was your PYQ as well कि what is the role of NABARD. like ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि which is an implementing agency in India for your green climate fund and your नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज. ये अभी 2024 का रीसेंट क्वेश्चन है. सो द आंसर वाज नाबार्ड. सो नाबार्ड किस में इन्वॉल्व है, इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर ग्रीन क्लाइमेट फंड एंड नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है, नेक्स्ट promotion of renewable energy. Our government is promoting renewable energy under your PM Kusum. They are providing financial assistance to the farmers to adopt your solar power plants, है ना. So solar powered irrigation system, solar powered your this grid connected solar systems, solar motor pumps are they have to purchase. So government is providing financial assistance to them. ठीक है, and government is also providing essential finances to reduce the dependency of farmers on the conventional energy resources. ठीक है, they are promoting them to adopt your low carbon resources for energy and central government is providing subsidy up to 30 to 50%. कितना subsidy provide कर रही है, 30 to 50% subsidy provide कर रही है for installation of solar pumps and solarizing existing grid connected agriculture pump. ठीक है, जो ऑलरेडी है एग्जिस्टेड इफ दे हैव ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप देन 50% एंड 30%. जो 30 से 40% फाइनेंशियल सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है इफ समवन वांट टू एस्टेब्लिश और सेट अप सोलर पंप्स फॉर इरिगेशन. ओके, नेक्स्ट NABARD initiative for climate resilience, as NABARD is working for developing watershed management projects in your dryland region, है ना. अभी recently आपका last year news था कि NABARD did like provided funding to the Rajasthan for watershed development, है ना. वाटर कंजर्वेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए राजस्थान को काफी फंड प्रोवाइड किया गया है. सो दिस इज दैट एग्जाम्पल. जो नाबार्ड जो है वाटर स्केयर रीजन के अंदर इट इज वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड management. Okay, what is the aim of that? क्या aim है? To increase the water availability in that region and to improve crop
their है ना crop production, or they have to produce high value crop in that region. So ये वहाँ से है. And NABARD also providing financial assistance to the families who are working towards for their socio-economic development. Next is your voluntary carbon market in agriculture. अब ये voluntary carbon market क्या है? ये voluntary carbon market वो है कि if a farmer is engaging in sustainable agriculture practices, एक farmer जो है वो sustainable agriculture practices के अंदर involved है and he is reducing carbon footprint, अगर वो carbon footprint को reduce कर रहा है, ठीक है, then he can sell them, वो अपने कार्बन क्रेडिट्स को सेल कर सकता है, और a farmer can increase his income via adopting sustainable agriculture practices via these voluntary markets. So under this 11 projects, इसके अंदर क्या है, 11 projects registered हुए हैं, ठीक है, for this voluntary carbon market in agriculture, and they are on the Veera VCS platform. इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है Veera VCS. Okay, and again next one is your digital public infrastructure. In this we are developing a data driven agri-stack. Agri-stack क्या है, जिसके अंदर farmers की सारी information, your all the information about each and every crop की उसका market में price क्या है, farmer किस price पे sell कर रहे हैं, last year क्या price था, इस साल क्या price है, तो everything will be available in this on this agri-stack platform. So यहाँ पर भी credit आपका increase किया है. Now DPI in agriculture, I have explained to you this. Under this DPI we are having few initiative, and this is in a launch of digitalization of agriculture, है ना, agriculture data जो है उसको digitalize करना है in agriculture. So that's why they have launched this digital public infrastructure. In this one initiative is your AgriStack, जो कि एक evidence based support system develop करेगा, जिसमें AgriStack में क्या होगा, सारी की सारा डाटा अवेलेबल होगा सभी क्रॉप के बारे में, मार्केट के बारे में. ओके, फॉर दैट गवर्नमेंट के पास अब डाटा आ जाएगा कि कहाँ पर क्या प्रोसेस है, कहाँ से क्या मिल रहा है. एंड फॉर दैट अब ये सब होने के बाद गवर्नमेंट कैन लॉन्च सम इनोवेटिव स्कीम्स एंड सम रीजन बेस्ड स्पेसिफिक स्कीम कि ये चीज़, ये डेवलपमेंट इस रीजन में ज़रूरी है, लाइक योर बुंदेलखंड रीजन है ना, दैट इज़ अ ड्राई रीजन. ओके, ड्राई रीजन है, वहाँ बारिश नहीं होती है, क्रॉप बहुत कम है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है. तो व्हेन द गवर्नमेंट विल गेट द डाटा थ्रू दिस एग्रीस्टैक, तो वो रीजन स्पेसिफिक स्कीम्स और प्लान्स वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ योर socio-economic development and for your upliftment of agriculture sector there. Now Kisan Rin portal. What is this Kisan Rin portal? On this portal, this is having data of all the banks related and loan related and schemes related. So till now 8.9 lakh bank branches इतनी 8.9 लाख बैंक ब्रांचेस को ये कनेक्ट करता है फॉर easy access to financial resources to the farmer. ठीक है, किसान ऋण पोर्टल पे क्या है, 1.89 लाख बैंक ब्रांचेस कनेक्टेड हैं. इफ अ फार्मर गेट विजिटेड देयर, ही कैन हैव इजी एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और वो अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकता है कि फ्रॉम वेयर ही वांट टू गेट द सर्विसेज. ओके, so NABARD initiative, again NABARD is working along with your ICR and KVKs for increasing research and development in your agriculture sector. After that, now your ICR initiative is there. So ICR is having a plan, that is your National Agriculture Research Education and Extension System, NARIS. ये क्या करता है, this NARIS will develop रिजिलियंट क्रॉप, है ना, क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप ये डेवलप करता है. इट वर्क इन योर रिसर्च ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, लाइक कोई क्रॉप या कोई नई टेक्नोलॉजी इस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप की, एंड MS स्वामीनाथन हैज प्लेड अ ह्यूज रोल इन डेवलपिंग दिस NARIS, है ना. सो दिस इंस्टीट्यूट विल वर्क ऑन क्रॉप, रिजिलियंट क्रॉप, एंड डेवलपिंग न्यू सीड एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज. एंड आफ्टर दैट रिसर्च किया, स्टडी किया, रिसर्च किया, एंड देन दे प्रोवाइड एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन टू द फार्मर, है ना, फार्मर्स को एजुकेट करने का भी काम करते हैं, एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग
technology access to the farmer as well. Okay, now crops under MSP, this is very important, and every year 1 or 2 question is definitely there from this directly or indirectly. ठीक है, so अब जो आपका MSP है कौन लॉन्च करता है, who gives this MSP? Every year the government give MSP twice, once for Rabi crop and once for your Kharif crop. अब देखते हैं, so this MSP is given by government for 22 crop. कितनी crops के लिए दिया जाता है? 22 crops on the recommendation of Commission for Agriculture Cost and Prices CACP. इसके recommendation पे this organization get input from the state. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से इनपुट मिलता है इसको कि भाई एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने में फार्मर को कितना कॉस्ट लगा होगा, है ना. एंड वन मोर थिंग इज देयर कि nowadays we are providing MSP on the basis of your cost, है ना, कि भाई फार्मर को कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगा है. एंड वी डू नॉट इंक्लूड योर फैमिली लेबर देयर, हम उसके अंदर फैमिली लेबर और लेबर कोस्ट ऐड नहीं करते हैं. सो वाई दिस डिमांड इज देयर, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट और जो ये अभी आपके स्ट्राइक्स होते रहते हैं ना MSP रिलेटेड. सो फर्स्ट थिंग कि दे वांट टू लीगलाइज MSP, की MSP को लीगलाइज कर दो. एंड नेक्स्ट थिंग दे वांट कि MSP जो आप सिर्फ प्रोडक्शन कोस्ट पे देते हो ना, वी डोंट वांट दैट. वी वांट कि यू शुड इंक्लूड द लेबर कोस्ट एज वेल. जो लैंड कोस्ट भी हम दे रहे हैं ना कि लाइक लैंड, सम फार्मर्स जो आपके बटाई पे खेती करते हैं, सो दे पे दैट मनी एज वेल. सो दे वांट कि दीज थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड इन दैट MSP एज वेल. ठीक है, उन सब चीज़ों को भी MSP में इंक्लूड होना चाहिए. सो गवर्नमेंट इज गिविंग MSP फॉर 22 क्रॉप्स एंड दैट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड prices CACP, and this CACP will get inputs from the state. ये state government से input लेता है कि भाई कितना है, कितना नहीं है, कितना प्रोडक्शन हुआ होगा, कितना कॉस्ट एक फार्मर को लगा होगा, so that we can give this. Okay, so input लेने के बाद it releases. so अब वो 22 crops कौन सी हैं, अब इधर देखो, 40 there were 14 खरीफ crop. कितनी crop है? 14 were खरीफ crop. Okay, and 6 were your Rabi crop. Just second. 6 were your Rabi crop, 14 were your Kharif crop, and 2 are your commercial crop. So 14 Kharif crop जो है इसमें क्या है? Paddy. Your paddy is there: ज्वार, बाजरा, मेज, रागी, तूर, मूंग, उड़द, groundnut, soybean, sunflower seeds, sesame, Niger seeds, and cotton. ठीक है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग MSP फॉर दीज 14 क्रॉप. नाउ वी आर हैविंग 6 रबी क्रॉप लाइक wheat, barley, gram, मसूर, rapeseed, mustard and safflower. Okay, next 2 commercial crops are there. And what are the commercial crop? Jute and copra. So अभी recently गवर्नमेंट क्या परचेज करेगी? गवर्नमेंट विल परचेज योर रबी क्रॉप जिसकी अभी हार्वेस्टिंग चल रही है. किस क्रॉप की हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है? ये रबी का. रबी और खरीफ क्रॉप क्या है? देखो इधर, खरीफ क्रॉप दे आर कॉल्ड एज योर समर क्रॉप. क्या बोलते हैं हम इसको? समर क्रॉप, बिकॉज दे आर सोन इन जून एंड जुलाई. कब इनकी सोइंग होती है? जून एंड जुलाई में. एंड दे आर हार्वेस्टेड इन सितंबर एंड अक्टूबर. ओके, अक्टूबर में इनकी हार्वेस्टिंग, मिड ऑफ द अक्टूबर तक हार्वेस्टिंग हो जाती है. आफ्टर दैट रबी क्रॉप इज देयर. दे आर सोन लेट ऑफ नवंबर. ठीक है, नवंबर से मीन्स लेट ऑफ अक्टूबर टू नवंबर इनकी सोइंग होती है. Okay, late of October to November sowing, and they are harvested on after 15th of March to April. March April में इनकी harvesting होती है. They are called as your winter crops, और इनको बोलते हैं हम समर क्रॉप. एंड इन बिटवीन, इनके बीच में एक और क्रॉप होती है, दैट इज कॉल्ड एज योर जेड क्रॉप. ये बहुत शॉर्ट टाइम साइकिल के लिए होती है इन द समर सीजन, जो अभी हार्वेस्टिंग हो जाएगा ना मार्च में. देन दे आर सोन एंड दे आर हार्वेस्टेड टिल जून एंड जुलाई तक इनकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी. सो दिस इज योर खरीफ, रबी एंड जेद क्रॉप. तो अभी किसका सीजन है? रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग चल रही है, तो गवर्नमेंट क्या परचेज करेगी? आपका रबी क्रॉप परचेज करेगी. सो द MSP फॉर व्हीट 2425
barley 1980 ग्राम 5650. ओके, सैफलार मस्टर्ड के लिए याद कर लीजिएगा बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट. कोपरा अभी रिसेंटली इंक्रीज किया था जूट के लिए एंड व्हीट के लिए. दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं. लाइक हु विल प्रोक्योर, प्रोक्योर कौन करता है एमएसपी के ऊपर, ये तो हमने पढ़ लिया. एंड वी नो कि एवरी ईयर हम सोचते हैं कि सिर्फ आपका योर दिस एफसीआई इज प्रोक्योरिंग. सो look here, if the procurement of cereal and coarse cereal is there, अगर किसकी procurement हो रही है, cereal and coarse cereal की procurement हो रही है, then this procurement is by FCI, ठीक है, and designated state agencies. अगर स्टेट एजेंसीज भी चाहती हैं, समटाइम स्टेट ऑल्सो नीड्स ना, स्टेट को भी चाहिए आपका व्हीट वगैरह सो दैट इट कैन हैव अ बफर स्टॉक एज वेल, जो कि आपका काम आ सके बाद में. तो कौन इसको परचेज करता है, एफसीआई और डेजिग्नेटेड स्टेट एजेंसीज. ये आपका प्रोक्योर करती हैं फार्मर से. क्या प्रोक्योर करेंगी, दे विल प्रोक्योर सीरियल एंड कोर्स सीरियल. सीरियल और कोर्स सीरियल के अलावा ये दूसरी चीज परचेज नहीं कर सकती फार्मर से. नेक्स्ट इज योर प्रोक्योरमेंट ऑफ पल्सेस, ऑयलसीड एंड कोपरा. ठीक है ना, हु विल प्रोक्योर दिस, कौन प्रोक्योर करेगा, पल्सेस, ऑयलसीड एंड कोपरा. दिस पल्सेस, ऑयलसीड एंड कोपरा, फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो इट्स प्राइस इज है, इनके जो प्राइसेस हैं, दे आर फिक्स्ड अंडर price support scheme, that is your PM Asha scheme. The prices of these pulses, oilseed and copra are fixed under PM Asha umbrella scheme. ये क्या है, financial assistance or price assurance scheme to the farmer. It means like if a farmer is selling that produce in the market, अगर वो market में वो produce sell कर रहा है and he is getting only like the MSP of mustard, just take an example, MSP of mustard is your 5,000 rupees. Okay, and the farmer is selling that in market at 2,000 per quintal. Then the farmer is liable to sell it to the government. वो government को that farmer can sell his produce to the government at the rate of 5,000 and the government is liable to buy that particular thing. गवर्नमेंट को उससे परचेज करना ही पड़ेगा. एंड अंडर दिस फ्यू अदर स्कीम्स आर एज वेल कि अगर ये प्राइस डिफरेंशिएशन जो है कि उसको कितने का लॉस हुआ, 3,000 का, देन दिस 3,000 रुपीज विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इन द अकाउंट ऑफ दैट फार्मर. ओके, इफ ही इज सेलिंग दैट. So these are the few points under this scheme and I have told you in the last class as well. So if cereal and coarse cereal are procured, then they are procured by your FCI. If pulses, oilseed and copra are procured, the price is fixed under your PM Asha scheme and they are procured by your agencies NAFED and NCCP. ठीक है, National Agriculture Cooperative Marketing Federation and National Cooperative Consumer Federation. They will purchase that. After that, one thing is also important in this here, that these agencies can only procure 25% of all India production. कि जो पूरे इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ है, दे कैन प्रोक्योर अप टू ओनली 25%. देयर इज अ कैप. यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मच नेफेड एंड योर एनसीसीएफ कैन प्रोक्योर फ्रॉम द फार्मर इन अ पर्टिकुलर सीजन. तो ये कितना प्रोक्योर कर सकते हैं, जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसका सिर्फ 25% प्रोक्योर कर सकते हैं. आफ्टर दैट देयर इज अ कॉटन एंड जूट एज वेल. गवर्नमेंट तो कॉटन और जूट के लिए भी आपका एमएसपी लॉन्च करती है. सो द प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन एंड जूट फर्स्ट by the Cotton Corporation of India and Jute Corporation of India, and here no purchase limit is there. कोई भी परचेज लिमिट नहीं है इन दो के ऊपर. Okay, cereals and coarse cereal procured by FCI, oilseed, pulses and your copra is procured by your NAFED and NCCP, and they can only procure 25%. And jute and cotton is procured by Cotton Corporation and Jute Corporation of India, and there is a no purchase limit. Next is your NBRI, developed genetically modified cotton resistant to pink bollworm. Look here, we are having two type of bollworm. Bollworm क्या है,
जब वो आपका कॉटन फ्लावर जब लगते हैं प्लांट में, है ना, सो देर आर सम इंसेक्ट्स अर्लियर दैट इज कॉल्ड एज योर बॉल गार्ड, जिनको हम बॉल, वट दे डू, दे इन्वेड इनसाइड द कॉटन बॉल, जो कॉटन बॉल लगती है ना प्लांट में, उनके अंदर इन्वेड करती है एंड दे ईट्स अप ऑल द फाइबर, सारा का सारा फाइबर खा जाते हैं। ओके, सो अब क्या हुआ, दे डिस्ट्रॉय ऑल द क्रॉप, सारी की सारी क्रॉप खराब हो जाएगी। सो अर्लियर बीटी कॉटन वॉज डेवलप्ड, ठीक है, बीटी कॉटन को डेवलप किया, और उस बीटी कॉटन में क्या था, बैसिलस थीरोजेनेसिस बैक्टीरिया के क्राई प्रोटीन थे, जो इन पिंक बॉलवॉर्म को जब इसको खाते थे तो उनको किल कर देते थे, ठीक है। सो that was a resistant variety, but that variety did not affected this pink bollworm. Recently in Punjab, Haryana, your Gujarat, this pink bollworm na detroited most of the crop of Gujarat, Gujarat, MP and your Punjab, ठीक है, इस पिंक बॉलवॉर्म ने सारी क्रॉप को खराब कर दिया। अब वी हैव टू मेक समथिंग फॉर दैट, अब हमें कुछ तो बनाना पड़ेगा। सो दिस नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है आपका, लखनऊ में है, दे हैव डेवलप्ड अ रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ पिंक बॉलवॉर्म, जो कि किससे है, पिंक बॉलवॉर्म से रेजिस्टेंट है, वो पिंक बॉलवॉर्म से नहीं होती है ना, एंड दे आर हैविंग दिस क्राई प्रोटीन एज वेल। अब ये पिंक बॉलवॉर्म क्या है, ये कॉटन का मेजर पेस्ट है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो ये पिंक बॉलवॉर्म के लिए इन्होंने रेजिस्टेंट वेराइटी बनाई है, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंट टू कॉटन लीफ फॉर्म एंड फॉल आर्मीवॉर्म, ये इसके साथ साथ इन दो के से भी आपका रेजिस्टेंट है। ओके, एंड दिस पिंक बॉलवॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर गुलाबी सुंडी बोलते हैं इसको। ओके, एंड इट इनफेक्ट द क्रॉप एट डिफरेंट स्टेजेस, ये अलग अलग स्टेजेस पर क्रॉप को इन्फेक्ट करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा गया है कि आपसे पूछ ले कि at which stage, specifically in your AFO exam, at which stage this pink bollworm have a maximum impact on cotton crop, सबसे ज़्यादा maximum impact कब होगा उसका। So first thing, it can impact at the egg stage, larva, pupa and adult, सारी stages पर ये impact करता है crop को। Okay, and maximum जो impact होता है, maximum जो crop खराब होती है, that is at the larval stage। किस stage पे होती है, larval stage पे होती है, and the most damaging stage of this cotton। and how what type of question can be asked from this in NABARD में कैसे question पूछे जा सकते हैं कि pink bollworm is a मेजर पेस्ट ऑफ विच क्रॉप, किस क्रॉप का है, या फिर कॉटन इज इंपेक्टेड बाय विच पेस्ट, ठीक है। सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। Next, farmer distress index. This index was recently developed by the government to check the susceptibility of farmers towards some सिवियर डिस्ट्रेस, है ना, सिवियरिटी कि भाई किस तरीके की वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, आपका लैंड कितना है, सस्पेक्टेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने एक फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स प्रिपेयर किया है। वाई दे हैव प्रिपेयर्ड, क्यों प्रिपेयर किया है, सो दैट दे कैन डेवलप एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर फार्मर डिस्ट्रेस, ताकि उनको नॉलेज हो जाए कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं, एंड दे कैन हैव अ अर्ली इंडिकेटर सिस्टम फॉर दैट। एंड व्हाट देयर आर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स में कौन से 7 इंडिकेटर हैं। सो इट हैविंग 7 की पैरामीटर, एंड व्हाट आर दे, एक्सपोजर टू रिस्क, adaptive capacity, sensitivity, mitigation and adaptation strategy, triggers, physiological factors and impact, and FDI is designed to develop, ये जो आपका FDI है फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स है, ये क्यों डेवलप किया है, टू टेक द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड इफेक्टिव मेजर्स बिफोर द मेजर बिफोर द सिवियरिटी और सम डिस्ट्रेस इज देयर, है ना, सम नेचुरल क्लेमिटी इज देयर, उससे पहले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम एक डेवलप कर लिया जाए, इसके लिए ये आपका प्रिपेयर किया है। और वो अर्ली वार्निंग सिस्टम कितने दिन पहले वार्निंग फार्मर्स को प्रोवाइड कर देगा। द एफडीआई इज डिजाइन टू डेवलप 4 वार्निंग सिस्टम टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू आइडेंटिफाई फार्मर डिस्ट्रेस, प्रोवाइडिंग अलर्ट 3 months इन एडवांस। कितने मंथ पहले ये अलर्ट प्रोवाइड कर देगा, 3 month, ओके, 3 महीने पहले। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एफडीआई
कितने पैरामीटर्स हैं? 7 पैरामीटर्स, एंड दीज आर द पैरामीटर्स, एंड अप टू हाउ मच, कितने मंथ एडवांस ये आपका इनपुट दे देगा या वार्निंग देगा? बिफोर 3 months. ओके, an objective can also be asked ki why it is developed to provide early warnings to the farmer. Next, you can read this. These are the 7 parameter and these are the 3 indicators in this. First is exposure. तो exposure में first indicator इन्होंने क्या लिया है? That is loss due to pest, है ना? फ्लड साइक्लोन से. सेकंड इंडिकेटर इज फ्लड और साइक्लोन से क्रॉप कितनी खराब हो रही है. एंड इन थर्ड इंडिकेटर फ्लड ड्यू टू लॉस ड्यू टू ड्रोट. एडेप्टिव कैपेसिटी कि फार्मर्स में कितनी एजुकेशन है, हाउस होल्ड में जो हेड है उसकी एजुकेशन कितनी है, टोटल ओन्ड लैंड कितनी है उसके पास, और लीज्ड लैंड कितनी है. सेंसिटिविटी मीन्स इफ एन एरिया इज इरिगेटेड, फर्स्ट इंडिकेटर. सेकेंड इंडिकेटर इनडेप्टनेस की उस फार्मर पे कितना कर्जा है. देन सेकेंड की वो SC/ST कम्युनिटी से नहीं है. दिस इज थर्ड वन. एडेप्टेशन, नॉन क्रॉप इनकम कितनी है उस फैमिली की. थर्ड सेकेंड इंडिकेटर गवर्नमेंट स्कीम, कितनी गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट उस पर्टिकुलर फार्मर को मिल रहा है. एंड हाउस होल्ड सेविंग कितनी है. दिस इज द थर्ड. ट्रिगर्स में है इनफॉर्मल क्रेडिट कितना है फार्मर के पास. दिस इज फर्स्ट वन. प्रेशर फ्रॉम रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन का कितना उसके पास प्रेशर है, कितना उसने लोन ले रखा है, कितना रीपे किया है, कितना बाकी है. दिस कम्स अंडर सेकेंड. एंड लैक ऑफ कैश इन हैंड, दिस इज सेकेंड इंडिकेटर. जियोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल में आ जाएगा फीलिंग ऑफ सोशल आइसोलेशन कि उस फार्मर को कितना आइसोलेटेड फील होता है. सेकेंड इंडिकेटर, एक पर्सन जो है अगर वो अपनी फैमिली की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा देन ही विल अनेबल टू, he will also feel distress. So second indicator. And that third indicator, addiction to alcohol. Now impact, increase indebtedness, first indicator. Participation in public work like मनरेगा, he is participating or not, second. And reduced food consumption, कि उस person का food consumption कैसा है या कितना कम हुआ है उस family का. So these are your 7 indicator, and in these 7 indicator we have sub indicators as well. Next, adoption of hybrid technologies in cultivation of pulse and oil seed. Government is increasing and highly focused toward increasing the production of oil seed, because जो oil seed है ना, ऑयल है, वी आर इम्पोर्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना, हम दूसरी कंट्री से बहुत ज़्यादा जो एडिबल ऑयल है इम्पोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट डिजायरेबल. वो तो हम फिर डिपेंडेंट रहेंगे, सेल्फ, है ना, we will be dependent on other countries. So it is very essential to increase the production of these on oil seed, है ना. oil seed का production होगा, only then can be dependable, है ना, independent होंगे in the oil production. So that's why government is adopting lot of hybrid technologies for that. And first one is under your national mission on edible oil seed, and you are going to answer me कि ये scheme कब launch की थी government ने. Okay, and what are its target. Next, under this scheme, this was made to make India self-reliance on edible oil seed, and this mission has provision of creating 600 value chain clusters for, ठीक है, इसमें क्या प्रोविजन है इस स्कीम में कि गवर्नमेंट को 600 वैल्यू चेन क्लस्टर्स डेवलप करने हैं एंड टू कवर 10 लाख हेक्टेयर एरिया अंडर ऑयल सीड एनुअली. ओके, एनुअली इतना कवर करना है. एंड हियर दिस मिशन एम्स टू ब्रिंग 6.5 lakh hectare under oil palm cultivation by 25-26. ओके, ये 25-26 का टारगेट है. एंड रिसेंटली लाइक दिसंबर और जनवरी में गवर्नमेंट हैव इंक्रीज इट्स टाइमलाइन. इसका जो है 2025 से 25-26 से मीन्स दे हैव इंक्रीज इट 7 ईयर, है ना, उसको 7 ईयर कर दिया है आपका 2030 समथिंग. Okay, this was increase like that 2021 to 2023 से आपका 2023 से 2030 तक इसका टाइमलाइन जो है इंक्रीज कर दिया. ओके, वी विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर स्कीम इन डिटेल क्योंकि इस स्कीम में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं, काफ़ी सारे टारगेट्स हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. नेक्स्ट, अ कंस्टोरिया रिसर्च प्लेटफॉर्म ऑन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी. ठीक है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड फॉर द फील्ड क्रॉप्स लाइक इंडियन मस्टर्ड एंड
पल्सेस के लिए ये टेक्नोलॉजी इट इज इन ऑपरेशन सिंस 2014 से ये ऑपरेशंस में है, ठीक है, इस पे काम चल रहा है एंड लॉट ऑफ क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज आर ग्रोन अंडर दिस. ओके, आफ्टर दैट sunflower, है ना, we consume sunflower oil is oil lot. So for promotion of sunflower hybrid, a scheme for revival of sunflower cultivation project, ये scheme भी है, and under this scheme production and distribution of about 15,000 क्विंटल ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ 10 हाइब्रिड सनफ्लावर्स, है ना. क्या स्कीम थी इसकी कि हमें 15,000 क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स को ऑफ 10 हाइब्रिड सनफ्लावर, है ना, 10 हाइब्रिड सनफ्लावर वेराइटी को डिस्ट्रीब्यूट करना है फार्मर से, एंड सो दैट फार्मर कैन ग्रो दैट इन आवर कंट्री. ओके, जस्ट वेट. Now, National Food Security Mission of Government of India. Under this, government is also demonstrating frontline demonstration of pigeon pea, sunflower, and castor hybrids. Okay, they are also enhancing the production productivity of pigeon pea under this scheme, and to ensure or to address the issue of availability of quality seeds to farmer, 34 oil seed and 150 pulse seeds hub centers are established by ICR and state agriculture universities. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी ऑयल सीड और पल्सेस के लिए सीड सेंटर्स ICR ने डेवलप किए हैं. तो ICR और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैव एस्टेब्लिश्ड 34 ऑयल सीड सब हब सेंटर एंड 150 फॉर पल्सेस. ठीक है, इतने सेंटर थ्रू आउट द कंट्री डेवलप किए गए. ओके, next, stubble burning. So this stubble burning is major in North Indian states, specifically Haryana, Punjab and Western UP. So this is reduced recently, काफी कम हुआ है ये, but under which scheme? What government is doing? Government क्या कर रही है इसको prevent करने के लिए? So government have launched your scheme, that is crop residue management scheme. They have brought this scheme in जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, दे आर हेल्पिंग द फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, एंड दे हैव बॉट दिस क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्कीम इन 2018-19. कब लेकर आए थे ये स्कीम? 2018-19 में. और क्यों लेकर आए थे? वाई? To reduce the stubble burning problem and to manage ex-situ and in-situ, means to manage the crop residue, specifically rice one, है ना, राइस के क्रॉप रेसिड्यू को मैनेज करने के लिए. अब इसमें है क्या, प्रोविजंस क्या है इसके? सो इट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द फार्मर. फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कितना? 50% सब्सिडी ऑन द कॉस्ट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी की. एक फार्मर अगर क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी खरीद रहा है, लाइक ही इज प्रोक्योरिंग इट एट 1 lakh rupees, then 50,000 rupees will be given by the government. 50% उसको सब्सिडी दे दीजिए. अगर if some rural entrepreneur or organization want to establish some crop residue management center, then 80% subsidy of the project cost, उस प्रोजेक्ट कोस्ट की 80% तक सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी. कितने लाख रुपए तक? 30 लाख रुपए तक. ओके, और किस किस को प्रोवाइड कर सकती है? रूरल एंटरप्रेन्योर को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, रजिस्टर्ड फार्मर सोसाइटीज को, एफपीओज एंड पंचायत. एंड गवर्नमेंट इज आल्सो गिविंग सब्सिडीज टू एस्टेब्लिश कस्टम हायरिंग सेंटर्स. कस्टम हायरिंग सेंटर्स क्या है? इफ आई वांट टू एस्टेब्लिश दिस कस्टम हायरिंग सेंटर, आई हैव टू buy lot of machineries and I can give them at I can provide those at a रेंट टू द फार्मर, है ना, मैं रेंट पे फार्मर को प्रोवाइड करा सकती हूँ वो कस्टम हायरिंग मशीनरीज को. ओके, नेक्स्ट इज योर अंडर दिस स्कीम, फर्स्ट इट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू द फार्मर फॉर एस्टेब्लिशिंग योर कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रोजेक्ट्स टू एंटरप्रेन्योर्स एंड फार्मर्स को. अगर कोई फार्मर मशीनरी परचेज करे, अगर कोई फार्मर मशीनरी परचेज करना है, देन 50% सब्सिडी. इफ ही वांट टू एस्टेब्लिश अ क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट स्टार्टअप, देन 80% ऑफ द स्टार्टअप कोस्ट, है ना, अप टू 30 लाख. ओके, नाउ प्रमोशन ऑफ मशीनरीज को भी प्रमोट कर रहे हैं. कौन सी मशीनरीज? इन सीटू मैनेजमेंट, अगर फील्ड पे ही मैनेज करना है मैंने, देन सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, सरफेस सीडर एंड जीरो टिल सीड कम फर्टी ड्रिल.
Okay, then XC2 management. If I want to establish or if I want to manage my crop residue outside my field, then ballards and straw rake for straw collectors. Okay, so these are there. After that, support for paddy straw supply chain. If I want to establish some paddy straw supply chain, then 65% subsidy on the capital cost of machinery, कितने तक, up to 1.5 crore for this supply chain. ठीक है, इतना मुझे मिल जाएगा. स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, अब इसने अचीव कितना किया है? टिल 2024-25 दिस स्कीम हैज रिलीज्ड 3,698.45 crore to ICR and state universities. Till now, 41,900 custom centers were established and 3.9 lakh plus crop residue was managed till now by the custom hiring centers and farmers. So this was the achievement of this particular scheme. Now, drip and sprinkler irrigation through Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana. So this scheme was launched in year 2015. कब launch की गई थी ये scheme? 2015 में. और इसका aim क्या था? It want to increase the water use efficiency through different type of water system और irrigation system के through ये increase करना था. तो this scheme was launched in year 2015-2021. ठीक है, as a part of प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. ठीक है, इसके अंडर इसको 2015 से 2021 तक दिस वाज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एंड आफ्टर 2022 एंड 23 ऑनवर्ड दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, है ना. अब ये इसका पार्ट है. एंड लॉट ऑफ स्कीम लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड इज ऑल्सो अंडर दिस, है ना, उसको भी इसी स्कीम के अंदर. दिस वाज मेड एन अम्ब्रेला स्कीम, और मोस्ट ऑफ द स्कीम के सब कंपोनेंट्स को, डिफरेंट स्कीम्स को इसके अंदर डाल दिया. Till now, what was the coverage for this scheme? This scheme has covered 96.97 lakh hectare area under micro irrigation, और ये नाबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है. बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है. एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन, सो यू शुड लर्न दैट. ओके, सो कितना एरिया कवर हुआ है अंडर इज दिस स्कीम? 96.97 lakh hectare एरिया इज कवर्ड अंडर माइक्रो इरिगेशन. आउट ऑफ दिस 96.97 lakh, 46.37 lakh hectare इज अंडर ड्रिप इरिगेशन, ये ड्रिप इरिगेशन के अंडर है. एंड 50.60 lakh hectare अंडर स्प्रिंकलर इरिगेशन. ओके, फाइनेंशियल असिस्टेंट 55%. अगर कोई माइक्रो इरिगेशन इंस्टॉलमेंट करना चाहता है अपनी फील्ड में, देन 55% सब्सिडी दी जाती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को, एंड 45% सब्सिडी टू द अदर फार्मर्स. ओके, नाउ इनिशिएटिव्स अंडर टेकन टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स है? सो परंपरागत कृषि विकास योजना एंड मिशन. दिस परंपरागत कृषि विकास योजना, this is implemented in all states. And your mission organic value chain development for northeast region, this is majorly focused toward northeastern states. What are the objective? अब इसके objectives क्या हैं? Promote climate resilient and sustainable farming system. ठीक है, इसको promote करना है. Then they are enhancing soil fertility, improve करनी है. Organic farming if I am using, then soil fertility will also enhance. On farm nutrient recycling. ठीक है, दिस आई हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन दैट कि आई कैन मैनेज माई रेसिड्यू ऑन माई फील्ड, है ना, कि आपका क्रॉप काटा, उसका रेसिड्यू वापस से क्रॉप फील्ड में मिला दिया, एंड दैट कैन बी डिकम्पोज देयर एंड यूटिलाइज. ओके, नेक्स्ट, कवरेज एंड अचीवमेंट. कितना कवरेज किया है एंड अचीवमेंट कितना है अंडर दिस स्कीम? एरिया कवर्ड अंडर दिस नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये जो है दोनों स्कीम के लिए है. ठीक है, कृषि विकास योजना एंड अंडर दिस एंड पार्ट देयर आर टू स्कीम. वन इज योर NPOP and the second one is your participatory guarantee scheme, PGS scheme. And till since 2014-16 this scheme has covered 59.74 lakh hectare area. इसके अंडर इतना कवर हो चुका है. And there are two areas. अभी मैं बताऊंगी कि what are they.
नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन एंड पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। इसमें एक सर्टिफिकेशन स्कीम है, एक आपका, बोथ आर सर्टिफिकेशन स्कीम बट वन फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एंड वन इज फॉर योर इम्पोर्ट प्रोडक्ट। ओके, now look here, as I have told you, there are two components of this scheme and we are having two schemes. This one is your Pradhan Mantri Paramparagrat Krishi Vikas Yojana, PKVY. Under this scheme, financial assistance of 31,500 hectare कितने साल के लिए देंगे? 3 साल के लिए, for in the organic clusters के लिए, out of which इस 30,500 में से आउट ऑफ विच 15,000 रुपीज जो है डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में जाएंगे फॉर ऑफ फार्म एंड ऑन फार्म एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, 4,500 रुपीज जो है उसको प्रोवाइड किए जाएंगे मार्केटिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड वैल्यू एडिशन के लिए। 3,000 रुपीज पर हेक्टेयर फॉर सर्टिफिकेशन के लिए, ओके, सर्टिफिकेशन एंड रेसिड्यू एनालिसिस के लिए, एंड 9,000 रुपीज पर हेक्टेयर वाज गिवन फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। नाउ अंडर दिस MOVCD NER स्कीम, अंडर दिस स्कीम 46,500 हेक्टेयर, ठीक है, इतने रुपीज प्रोवाइड किए जाएंगे पर हेक्टेयर फॉर 3 years के लिए। ओके, एंड ये FPOs को दिए जाएंगे। आउट ऑफ दिस 32,500 डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में जाएंगे एंड 15,000, ओके, दिस वाज गिवन फॉर योर फार्मर ऑफ फार्म एंड ऑन फार्म एक्टिविटीज इंक्लूडिंग 15,000 एज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, and one more thing here, this is an important point here, under both the scheme, दोनों ही स्कीम के अंडर फार्मर कैन अवेल असिस्टेंट मैक्सिमम अप टू 2 हेक्टेयर। एक फार्मर 2 हेक्टेयर लैंड के लिए असिस्टेंट ले सकता है, ये कि भाई 31,500 रुपये एंड 31,500 फॉर 2 फील्ड ओनली, उससे 2 हेक्टेयर से ज्यादा नहीं। ओके, so under this, as I have told you, under this scheme we are having 2 type of certification system। हमारे पास 2 certification system है, ये third party accredited है। One is your the third party certification system, one is your NPOP scheme, National Product for Organic Produce, and this NPOP जो है, यहाँ पर 2 component जो है इसके, we are having 2 thing, NPOP and then PGS, पार्टिसिपेटरी गारंटी। ये जो NPOP है, नेशनल प्रोडक्ट फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर है। एंड दिस NPOP गिव्स सर्टिफिकेशन टू द प्रोडक्ट विच आर डिजाइंड फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। किसके लिए डिजाइन किए हैं? स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट मार्केट के लिए NPOP। नाउ दिस पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। किसके अंडर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर। एंड इट प्रोवाइड सर्टिफिकेशन टू ऑर्गेनिक प्रोड्यूस डिजाइंड फॉर इंडियन मार्केट और आई विल से लोकल मार्केट। ठीक है, जो हमारी लोकल मार्केट है उसके लिए ये सर्टिफाइज करता है एज अ PGS इंडिया। और ये जो NPOP है ये मिनिस्ट्री ऑफ, आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है एंड इट सर्टिफाइज प्रोडक्ट फॉर द इंटरनेशनल मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। वी विल डिस्कस further current affairs in our next class, which is going to be held on the next Saturday. Thank you so much and have a nice day.